myself SK Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके सॉल्यूशंस के तरीके को आप हमारे साथ सीख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। चलिए इस बार हमने अपना एक नया टॉपिक लिया है और टॉपिक है दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी अगर हम कोई अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके पीछे बेसिस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं आप, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस में आप ये जरूर जानना चाहते हैं, अगर आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस की वजह से बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, इसको कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे इसको हम जान सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास हमने दो बेसिस को हम ले सकते हैं। इसमें से एक हमारे पास है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद इसका फाइनल वैल्यूएशन करके निकालते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमने कौन कौन से बेसिस को हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए हम इस बार डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश में भी हो सकते हैं, वो क्रेडिट में भी हो सकते हैं। जैसे आगे अगर हम देखें कि बिजनेस का साइज अगर बड़ा होगा तो उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और कैश ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, ठीक। और अगर बिजनेस का साइज छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आप उसमें देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस का नंबर जो होगा वो आपको ज्यादा देखने में आता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग के टाइम पर इग्नोर कर सकते हैं या करते हैं, और इसके बेसिस पर ही वो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का निकाला जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करते हुए, अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो इस तरह के अकाउंटिंग प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे हम इसे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी इस अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या फोकस किया जाता है? जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, यानी चाहे वो कैश एक्सपेंस है, चाहे वो कैश रिसिप्ट है, ठीक है, तो केवल इसको ही केवल फोकस करेंगे, केवल इसको ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है उसको इग्नोर किया जाता है। क्या करते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है। अच्छा, बिजनेस में अगर आप पिछले कुछ टर्म्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ ये चीजें शेयर की हैं कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिजनेस में वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, अनअक्रूड इनकम है, ठीक है। तो ये टर्म्स भी बिजनेस में आते हैं, ये ट्रांजैक्शंस भी बिजनेस में आते हैं। तो क्या हम अगर इनको इग्नोर करके बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए? कुछ केसेस में ये पॉसिबल है और कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, एकदम क्लियर कट आपसे बात करें, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इस तरह के अकाउंटिंग बेसिस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसको ये प्रिवेल क्यों करता है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? देखिए, जो छोटे बिजनेस होते हैं, ठीक है, जिनका कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं होता है या जिसकी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है, या जिनके बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिनके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स हैं वो नॉर्मली कैश में ही होते हैं, तो वो भी तो जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए वो फॉलो करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं हमने अभी और आपके लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हैं, लेके आए हम आपके साथ। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश,
यानी अगर कैश आ गया बिजनेस में तो इसे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अगर कैश आया यानी कि ट्रांजैक्शन तो हो गया लेकिन अगर वो कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ तो हम इस कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज incurred when they have been paid। एक्सपेंसेस को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसे कैश में पे किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यानी एक्सपेंस तो हुआ लेकिन कैश में पेमेंट नहीं हुआ तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अक्रूड इनकम है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो ये तो नॉन कैश होगा। ठीक, रिसीव्ड इन एडवांस नॉन कैश अगर आता है हमारे पास उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा होगा पर्टिकुलरली। ये जो भी हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे वो अक्रूड इनकम है, अनअक्रूड इनकम है या प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये जो है हम इसको इसमें इग्नोर करते हैं। तो कैश लाइक एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड, यानी एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो कैश में पे किए जा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस, यानी कि अगर हम इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस निकाल करके। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस निकाल करके हम क्या निकालते हैं, इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। यानी अगर हमारी इनकम ज्यादा है, टोटल इनकम ज्यादा है टोटल एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है टोटल इनकम से तो ये लॉस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम आर इग्नोर्ड। Receipt and payment account is prepared in case of not for profit organization। ठीक है, तो not for profit organization this is one of the forms of business, यानी ये भी एक तरीके से बिजनेस का ही एक फॉर्म है जिनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करने का ज्यादा होता है और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का कम होता है या नहीं भी होता है। ठीक है, ये इनका मोटिव बेसिकली सोशल सर्विस का होता है। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली किस तरह का अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, कोई क्लब है, स्कूल है, these are the examples that we can take for cash basis of accounting। तो ये एग्जांपल आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हमने बताया जैसे स्कूल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है स्कूल। ठीक है, तो स्कूल भी हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है तो इसके फायदे क्या क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदे जरूर होंगे। देखते हैं कौन कौन से फायदे हैं इसके। तो एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 1 सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको इग्नोर कर रहे हैं, प्रीपेड हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, अक्रूड इनकम हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, अनअक्रूड इनकम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को करने में थोड़ा सा पेन और कुछ प्रोसीजर्स ज्यादा अच्छे तरीके से आने चाहिए, तो जब हमने इसको इग्नोर कर दिया तो ये आसान हो जाता है इसका कैलकुलेशन। ठीक है, सेकेंड हमको बेनिफिट क्या मिल जाता है, वेरी फ्यू एस्टिमेट्स जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि अगर हमने इनको इग्नोर कर दिया तो हमको केवल क्या देखना है, कितना कैश आया कितना कैश गया, टोटल कितना आया टोटल कितना गया, हमें केवल इस पर फोकस करना है। तो वेरी फ्यू जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी हमको एक पॉइंट इसमें अगर हम और आगे लेकर के चले, जैसे सुटेबल फॉर दोज where most of the transactions take place in cash। ये इस तरीके के बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल है जहां पर ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में ही होते हैं, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता इस तरीके के मेथड को फॉलो करना। ठीक है,
फिर हम देखेंगे अगर हमको इसके फायदे हैं तो किसी भी चीज के अगर फायदा कोई फायदा अगर होता है, उसके फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी जरूर होते हैं। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेज नंबर 1, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आपने जो अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, इसके इफेक्ट को बिजनेस में काउंट ही नहीं किया। अगर आपने इग्नोर किया मतलब इसको काउंट ही नहीं किया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए वो बिजनेस के ट्रू एंड फेयर व्यू को शो करते होंगे? बिल्कुल नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, तो डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो पोजीशन है बिजनेस में, उसको भी ये करेक्टली डिनोट नहीं कर सकता है। इसके बाद डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी एंटीसिपेटेड एक्सपेंस अगेंस्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, एवरी एंटीसिपेटेड एक्सपेंस अगेंस्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। तो यहां पर कई ऐसी चीजें जिसको हम रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या करता है? ये मैचिंग प्रिंसिपल को तो फॉलो नहीं कर रहा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसको फॉलो नहीं कर रहा? कौन से प्रिंसिपल को? मैचिंग प्रिंसिपल को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, दैट इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। यानी इसमें कैश आ रहा है तो कैश हो सकता है कि गुड्स को बेचने पर आ रहा हो, सर्विसेज को बेचने पर आ रहा हो, या हो सकता है कि बिजनेस के किसी एसेट को बेचने पर आ रहा हो। तो इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू इनफ्लो भी हो सकता है और कैपिटल इनफ्लो भी हो सकता है। इसी तरीके से एक्सपेंस यानी कैश जा रहा है और ये किसी गुड्स के परचेज करने पर जा सकता है या कोई एसेट परचेज करने पर भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में डिस्टिंग्विश नहीं करता है। तो does not distinguish between capital and revenue item. As a result, there is no consistency. तो जिस साल में भी किसी असेट को बेचने पर कोई इनफ्लो हो जाएगा तो आप देखेंगे प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक है, जबकि हो सकता है कि रेवेन्यूज उतने अच्छे से जनरेट ना हुए हो, या मतलब आप कंसिस्टेंसी आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो भी रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट इसमें कर रहा होगा बिजनेस में, वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे बिकॉज ऑफ non-distinguishable those incomes or expenses between capital and revenue items, and they consistency in the profits of the 2 year, यानी इन्हीं 2 सालों के बीच में आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आप रिलेट नहीं कर सकते हैं। So this is all about this video. तो हमने इस वीडियो में अभी तक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 2 बेसिस हैं। Its basis, okay, its basis, then to basis of accounting। तो इसमें हमने देखिए क्या क्या चीजें सीखी हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने इसके मीनिंग के बारे में देखा, इसके एडवांटेज के बारे में देखा और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।